नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न है, भाषा विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जा रही है। वो निश्चित अवस्था होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, जिसे फोनिम, मॉर्फिंग, सिंटैक्स तथा सेमेंटिक कहा जाता है। तो आपको यह जो विकल्प दिए हुए हैं, अर्थ विषयक विकास, अर्थपूर्ण भाषा का उत्पादन, ध्वन्यात्मक विकास और व्याकरण और वाक्य विन्यास। तो हम बता दें कि चूंकि जो भाषा विकास की अवस्थाएं हैं उसे ध्वनिग्राम यानी कि फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स और सेमेंटिक, ये चार अवस्थाएं होती हैं, जिसे ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास तथा अर्थ विज्ञान कहा जाता है। इसी से बना हुआ क्वेश्चन है और भाषा विकास पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, भाषा विकास तथा चिंतन पर। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में लैंग्वेज डेवलपमेंट को समझाया गया है, उसके नियम बताए गए हैं, उसके कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसे सेपरेट समझाया गया है। तो आप अवश्य भाषा विकास को समझने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि चूंकि सबसे पहले मॉर्फिम होता है जिसे ध्वनिग्राम कहा जाता है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में आपको मिलेगा ध्वन्यात्मक विकास, तो आप इसको 1 नंबर दे देंगे। वहीं इसके बाद आपको मिलेगा, अब देखेंगे सबसे पहले जो सेमेंटिक है, अर्थपूर्ण भाषा, तो इसे सबसे लास्ट में आप दे दीजिए 4 नंबर। ठीक, वाक्य विन्यास यानी कि सिंटैक्स, इसे आप 3 नंबर, और लास्ट में बचता है इसे 2 नंबर। इस आधार पर आप देखें अगर कूट में, तो आपको मिलेगा 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2 आपको मिलता है ऑप्शन ए में, और आपका आंसर सही होता है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से घटक प्रमुख घटक विश्लेषण के संबंध में सही है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्रमुख घटक विश्लेषण से संबंधित है, यानी कि कंपोनेंट एनालिसिस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन दिया हुआ है, अभिकलन करते समय सहसंबंध आधात्री यानी कि कोरिलेशन मैट्रिक्स के विकर्ण स्थलों में इकाइयों को बनाए रखा जाता है। जाहिर सी बात है ये सही है। प्रथम प्रमुख घटक अधिकतम प्रसरण को संग्रहित करते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, अधिकतम प्रसरण को संग्रहित करता है कंपोनेंट एनालिसिस में। तो आपको यह भी ऑप्शन सही प्रतीत हो रहा है। वहीं देखें कि बाद में निकला हुआ प्रमुख घटक, यानी कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट बाद में घटित होता है, प्रमुख घटक से सहसंबंधित नहीं होता है। जाहिर सी बात है यह भी ऑप्शन सही है। लास्ट देखते हैं कि प्रमुख घटकों को अप्रत्यक्ष चक्र में नहीं डाला जाता है। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं उन्हें ऑब्लिक रोटेशन में नहीं डाला जाता है। तो यह एक तरह से गलत प्रतीत हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको ऑप्शन में मिलेगा डी, और आपका ऑप्शन सही होता है डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। प्रत्यक्षीकरण के प्रकार और प्रात्यक्षिक मुद्दे दिए हुए हैं। अवधान, स्थान निर्धारण, प्रतिविज्ञान और आकर्षण, यानी कि आपके सामने दिया हुआ है अटेंशन, लोकलाइजेशन, रिकॉग्निशन और अब्स्ट्रैक्शन। तो कोई भी चीज, वस्तु कहां है, बात की जा रही है। अब देखेंगे सूची सेकंड में कोई भी वस्तु कहां है, एक स्थिति बताई जा रही है, यानी स्थान निर्धारण यानी लोकलाइजेशन की बात की जा रही है। तो आप क्यों को मिलाएंगे फर्स्ट से। वहीं हम बात कर रहे हैं कि उस चीज, वस्तु की विशेषता क्या है। किसी भी चीज की विशेषता की बात की जा रही है, यानी कि वह अपनी विशेषता के आधार पर ही क्या होती, आकर्षित होती। अगर आकर्षण की बात करें, अब्स्ट्रैक्शन की बात करें, तो आप सेकंड को मिलाएंगे
यस से। वहीं क्या कोई चीज है, क्या कोई चीज है यानी कि अटेंशन, भाई कोई चीज होगी तभी तो आप अटेंशन करेंगे, उस पर अवधान आकर्षित करेंगे, तो आप इसको मिलाएंगे थर्ड से। वहीं प्रत्याभिज्ञान यानी रिकॉग्निशन को आप वह क्या चीज है यानी कि फोर्थ से मिलाएंगे। इस आधार पर अगर आप कूट में देखें तो आपको ऑप्शन मिलेगा 3, 1, 4 और 2, और वो कहां मिल रहा है, डी में। आपका ऑप्शन सही होता है डी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः दोष के ज्ञान झूठ को पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ परीक्षण का तरीका नहीं है। आप जानते हैं कि पॉलीग्राफ परीक्षण लाई डिटेक्टिव के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि जो पॉलीग्राफ परीक्षण होता है वह सांस की गति, ब्लड प्रेशर, पल्स, पसीने तथा हाथ पैर के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। उसी रिकॉर्ड के आधार पर हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज कहते हैं या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक निश्चित मानसिक प्रक्रिया होती है हमारे मस्तिष्क में। तो जब हम सच बोलते हैं और जब झूठ बोलते हैं तो दोनों ही प्रक्रियाओं में, दोनों ही उत्तेजन में, एराउजल में हमारे मस्तिष्क में अंतर होता है। तो इस आधार पर क्या होता है कि जो मशीन होती है उसके अंतर को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और उसी के आधार पर निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है उस परीक्षण का तरीका कौन सा नहीं है। ठीक, इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया, हृदय गति, इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पांस, मसल टोन और रक्तचाप। ठीक, तो हृदय गति यानी कि हृदय गति से हृदय गति रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, ईडीआर यानी ईडीआर भी होता है, मसल टोन और रक्तचाप, रक्तचाप यानी कि बीपी को भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अगर ये मसल टोन की बात करें तो यह जो है ईएमजी यानी कि पॉलीग्राफ परीक्षण में नहीं होता। तो यही ऑप्शन आपका सही है, यानी कि जो ऑप्शन सही है आपका सी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित स्मृति प्रक्रियाओं की घटनाओं उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो मेमोरी प्रोसेस होता है उनके घटित होने के क्रम में इसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना हुआ है। 5 दिया हुआ है, अंकुरण, कोशिका समूह की रचना, सुदृढ़ीकरण, प्रतिध्वनियन और दीर्घकालिक विभेदन। आप देखेंगे कि जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाओं का संग्रहण होता है तो उसमें सबसे लास्ट में क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, यानी कि सुदृढ़ीकरण होता है। तो आप अवश्य ही इन ऑप्शंस में से सबसे लास्ट ऑप्शन आप देंगे 5। वही आप देखेंगे कि सुदृढ़ीकरण के पहले क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिएशन होता है, यानी कि दीर्घकालिक विभेदन होता है कि उन सूचनाओं का दीर्घकाली तक उनको अस्थायी प्रक्षालन किया जाता है। तो जिसको आप देंगे 4 नंबर। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल असेंबली यानी कि कोशिका समूह की रचना होती है, इसे आप देंगे 1 नंबर। फिर क्या होता है, प्रतिध्वनियन होता है यानी कि रिवर्बरेशन होता है, आप इसको देंगे 2 नंबर। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन यानी दीर्घकालिक विभेदन को देंगे 3 नंबर और अंकुरण को देंगे 4 नंबर। इस आधार पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो आपको मिलेगा ऑप्शन में डी और आपका ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान है जिसमें एक अध्यापक की भूमिका नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और अपने प्रश्नों का स्वयं उत्तर देते हैं। यानी कि जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और अपने प्रश्नों का स्वयं उत्तर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो अध्यापक होता है उसकी भूमिका नहीं होती है। तो आप ऑप्शन देखें, विचार विमर्श विशिष्ट, विचार विमर्श प्रभावी, बातचीत विशिष्ट। तो आप देखेंगे कि अध्यापक की प्रभावी भूमिका नहीं होती है, तो यहां प्रभावी, सेकंड में तो प्रभावी डालेंगे और आगे वाले में आप डालेंगे बातचीत। बातचीत जिसमें एक अध्यापक की प्रभावी भूमिका नहीं होती है, ये आपको मिल रहा है सी में। आपका ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो
कैरोल, गिलियन, कोहेलबर्ग, स्कोल और वाकर, ये दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि निर्णय देख रेख की नैतिकता और न्यायपरक दिलचस्पी पर आधारित होता है। यह आपको मिलेगा, वाकर ने कहा है, तो आप इसको मिलाएंगे फर्स्ट से। वहीं सेकंड लिखा हुआ महिलाओं के निर्णय वरीयता से देख रेख पर आधारित होता है, यह इसको से आप मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे आर से। वहीं निर्णय विशिष्ट व्यक्ति और संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होता है। जो निर्णय होता है वह विशिष्ट व्यक्तियों और संबंधों के प्रतिबद्धता पर आधारित होता है। तो ये किरोल, गिलो से मिलाएंगे आप, इन्होंने किरो गिले का कथन है ये। और कोहेलबर्ग जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने निर्णय न्याय और निष्पक्षता और सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित होता है। अवश्य ही आप कोहेलबर्ग को मिलाएंगे 4 से। इस आधार पर आप कूट में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सही होता है ए। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोग्रस्ति को वर्णित, आप ध्यान दीजिए यहां पर मनोग्रस्ति की बात की जा रही है, ऑब्सेसिव की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि एंजाइटी का एक प्रकार है जिसे कहा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि मनोग्रस्ति बाध्यता विकृति। तो यहां पर केवल ऑब्सेसिव की बात की जा रही, मनोग्रस्त की बात की जा रही, जिसमें ऐसे विचार हमारे मन में निरंतर चलते रहते हैं। हम जानते हैं कि यह विचार जो है कि निरर्थक हैं, फिर भी हम बाध्य होते हैं उनको बार बार अपने मस्तिष्क में चलाने के लिए। हम चाहते हैं रोकने के लिए लेकिन रोक नहीं पाते हैं, तो उसी को हम मनोग्रस्ति कहते हैं। तो अब देखते हैं कि एक त्रासद घटना को निरंतर पुनर्जीवित रखना, यानी कि कोई घटना है उसको क्या होता है, निरंतर क्या होता है, पुनर्जीवित रखना। आप देखिए निरंतरता आ रही है ना, कि बार बार जो है वो मस्तिष्क में पुनर्जीवित रहता है। तो ये ऑप्शन सही है। एक अनचाहा विचार जिसे एक व्यक्ति अतिक्रमी और दुखावह समझता है, यानी कि आप देखेंगे अगर हम समझते कि वह अनचाहा या विचार दुखद है, अतिक्रमी है, तो अवश्य ही हम उसे रोक लेते कि यही ऑप्शन यहाँ सही प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं हम बात करें एक व्यवहार और मानसिक क्रिया जिसका निष्पादन करने को वह विवश होता है, सही है, यह भी सही है। कुछ जिसे एक व्यक्ति करने में एवं उसके बारे में वह निरंतर बातें करने में आनंद का अनुभव करता है, यह भी ऑप्शन सही है। इस आधार पर आप देखें तो आपको मिलेगा 1, 3 और 4, वो ऑप्शन में मिलेगा डी। अगले प्रश्न की बात करें कि महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए अपने अनुभवों एवं भावों के साथ परामर्श और उन पर विश्वास करने को कहते हैं। उन पर विश्वास करने को कहते हैं। अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए अपने क्या अनुभव और भावों के साथ परामर्श करने को क्या कहते हैं, जैविक विश्वास कहा जाता है। आपको ऑप्शन में मिलेगा डी, यानी कि जैविक विश्वास कहते हैं। और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को प्रभावित करने वाला परिवेश स्फटिक बुद्धि को प्रत्यक्ष, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और फ्लूइड इंटेलिजेंस को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो अभिकथन की बात करें तो ये सही प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि कह रहा है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह हमारे स्फटिक बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से और द्रवित बुद्धि को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ये गलत प्रतीत हो रहा है। वहीं सांस्कृतिक परिवेश में द्रवित बुद्धि यानी कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है के निवेश से स्फटिक बुद्धि का विकास होता है। सांस्कृतिक परिवेश में द्रवित बुद्धि के निवेश से स्फटिक बुद्धि का विकास होता है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि कैटल ने 2 तरह की बुद्धि दी, क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस तथा फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। उन्होंने जी फैक्टर्स के ही 2 प्रकार बनाए थे और उन्होंने कारक विश्लेषण के आधार पर मात्र इन्हीं 2 प्रकारों की बात की थी और उसी के आधार पर उन्होंने बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या की थी। तो यहां पर कह रहा है कि सांस्कृतिक परिवेश में जो द्रवित बुद्धि होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस के निवेश से स्फटिक बुद्धि का विकास होता है। आप जानते हैं कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है वो निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और उसी के आधार पर जो
हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, उस अनुभव के आधार पर ही हम क्या करते हैं, जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है उसका विकास होता है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको तर्क सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभिकथन गलत है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आ रही होगी। ऐसे ही व्याख्यात्मक परिचर्चा से जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन तत्काल मिलती रहे। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।